हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज है हमारा फ्री ट्यूशन का डे 17, जिसमें हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को कवर करेंगे। शुरू करते हैं फिफ्थ पॉइंट के साथ। पहले 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे कल के लेक्चर में, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मोशन स्टडी के साथ। मोशन स्टडी क्या होता है, एफडब्ल्यू टेलर ने इस पे फोकस किया है बेसिकली कि जो अननेसेसरी वर्क है, जहाँ इनएफिशिएंट वे से जो वर्क हो रहा है, उस चीज़ को हमने एलिमिनेट करना है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो, एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो। जो भी वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, क्या उनका काम करने का तरीका सही है या नहीं, या जो वो पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं क्या वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मोशन स्टडी में क्या आता है कि अननेसेसरी एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर डालती हैं, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करती हैं, उन चीज़ों को हमने एलिमिनेट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आपने एक्सप्लेन करना है। इट इज़ कंसर्न्ड with the determination of an appropriate and least possible number of activities required to be performed to accomplish any task with efficiency। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे टेलर कि हमने ये देखना है क्या अप्रोप्रिएट वे है काम करने का, प्लस लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, कितनी कम एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म होंगी सो दैट जिससे क्या है हम अपने पर्टिकुलर जो हमारा टास्क है उसको एफिशिएंसी के साथ अचीव कर पाएँ। बेसिकली इसमें क्या है कि फोकस किया गया है कि जो वर्कर्स हैं क्या वो अननेसेसरी वर्क तो नहीं कर रहे, ठीक है जी, टाइम वेस्टेज तो नहीं कर रहे। उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो लीस्ट टू लीस्ट नंबर ऑफ जो भी उनके फंक्शंस है वो परफॉर्म्ड हों, उनमें जो रिक्वायर्ड है एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने एक जर्नल सी एग्जाम्पल ली है जिससे बहुत ईजिली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे सपोज ग्रोसरी स्टोर का कैशियर है, ठीक है, उसका बेसिकली काम क्या होता है, जो भी कस्टमर्स हैं, ठीक है, उन्होंने जो भी आइटम्स बाय करी हैं उन आइटम्स को उन्हें क्या करना है, स्कैनिंग करनी है, ठीक है। इसके लिए कितना टाइम लग रहा है, वो इंटरेक्शन कर रहा है कस्टमर के साथ, ठीक है, जो पर्टिकुलर वर्क करना चाहिए वो वर्क नहीं कर रहा या जस्ट वैसे ही गप्पे मार रहा है वर्कर अपने कस्टमर्स के साथ, ठीक है जी, कितना वो टाइम जो है वो कंज्यूम कर रहा है पर्टिकुलर आइटम को स्कैन करने के लिए, प्लस क्या है अपने कस्टमर्स के इंटरेक्शन करने के लिए। आगे है कैसे वो कैश हैंडलिंग करता है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को कैसे मेंटेन करता है, प्लस डेली जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने में कितना टाइम पीरियड लगा रहा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इनमें देखना है कि क्या वो पर्टिकुलर जो ग्रोसरी स्टोर का कैशियर है, ठीक है, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कोई अननेसेसरी वर्क तो नहीं कर रहा जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ को मोशन स्टडी में क्या है, स्टडी किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है कि जो पर्टिकुलर वर्क जो है एग्जैक्ट मैनर में करना चाहिए सो दैट एक्चुअल में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है वो निकल के आए। उसके बाद क्या है कि मोशन स्टडी कैसे वर्क करती है, ठीक है, हाउ मोशन स्टडी वर्क्स बेसिकली। तो इसमें मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं जिससे आपको और ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मोशन स्टडी में क्या क्या चीज़ें जो है वो देखनी होती हैं, ठीक है, जिससे क्या है हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर पाएँ। फर्स्टली क्या है, टास्क को आइडेंटिफाई करना है, एक्चुअल में वर्क है क्या, ठीक है, किस तरीके का वर्क है, किस तरीके का टास्क है, किस तरीके का ऑब्जेक्टिव है जिसको अचीव करना है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, ब्रेक डाउन द टास्क इनटू स्टेप्स, उसको स्मॉल स्टेप्स में हमने क्या कर देना है, ब्रेक डाउन कर देना है, स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर देना है सो दैट वो इजीली अंडरस्टैंड हो पाए वर्कर्स के लिए भी कि किस तरीके से हमने काम शुरू करना है, ठीक है, कैसे उसका एंड करना है। देन थर्ड पॉइंट आता है एनालाइज ईच स्टेप, हर एक स्टेप को एनालाइज करना है, जो भी बेस्ट स्टेप होगा, जो भी बेस्ट वे होगा काम को करने का, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द इन एफिशिएंट स्टेप्स, जो अननेसेसरी हैं, इनएफिशिएंट है, जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिन स्टेप्स को बिना चूज़ किए या बिना उनको अडॉप्ट किए काम चल सकता है, तो उनको हमने क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। उसके बाद क्या है, डेवलप इम्प्रूव्ड
प्रोसीजर्स, ठीक है, जो भी प्रोसीजर, जो भी स्टेप्स सही है उनको डेवलप करना है, उनको अडॉप्ट करना है। देन इम्प्लीमेंट इम्प्रूव्ड प्रोसेस, वही जो इम्प्रूव्ड प्रोसेस है, मतलब जो स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं, ठीक है, जिनको मतलब ये देखना है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हमने सिलेक्ट करे हैं उनको अडॉप्ट करके अगर वर्क अच्छा हो रहा है तो देन उनको इम्प्लीमेंट कर देना है। उसके बाद क्या है, मॉनिटर कर देना है एंड इवेलुएट करना है रिजल्ट्स को। क्या हमने जो पर्टिकुलर टास्क जिसके बारे में हमने सोचा था, ठीक है, उसके बाद किस प्रोसेस से किस फंक्शन, कैसे फंक्शंस हमने परफॉर्म किए उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये उस सभी जितनी भी एक्टिविटीज़ को हमने डन किया है उसको अच्छे से मॉनिटर करना है, इवेलुएट करना है और ये देखना है कि ऐसा करने से क्या हमारे रिजल्ट्स बेटर आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, मोशन स्टडी जो है वो वर्क करती है। बेसिकली इसमें क्या है, एम्प्लॉयज़ के मोशन को चेक किया जाता है, किस तरीके से वो मूवमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। जैसे यहाँ पे आप एक एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, जहाँ पे एक्चुअल में प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से टूल्स को ले रहे हैं, किस तरीके से मटेरियल को वो हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, कोई इंजरी तो नहीं उनको मतलब हो सकती, कोई डेंजरस ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। तो जो मैनेजमेंट है या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो भी हेड है उसको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है या वर्कर्स की मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनको चीज़ें अच्छे से नहीं मिल रही हैं या जो भी रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, तो अगर क्या है कि वो उनको आसानी से नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए उनको क्या है, बेंड होना पड़ रहा है, जहाँ सपोज मतलब डेंजरस कोई एक्ट करना पड़ रहा है सपोज, या फिर क्लाइंबिंग करके किसी चीज़ को वो ले रहे हैं, तो मतलब उससे क्या है कि हो सकता है उनको कोई इंजरी हो जाए। तो डिपार्टमेंटल हेड की ये ड्यूटी बनती है कि उसने जो भी रिसोर्सेज हैं इजी टू हैंडल होने चाहिए, इजी टू मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनको लेना उनके लिए इजी हो जाए, सो दैट जो वर्किंग एरिया है वहाँ पे कोई डेंजरस एक्टिविटी ना हो और वर्कर्स जो हैं वो सेफ रहें काम करने के लिए, ठीक है। तो अननेसेसरी मूवमेंट ना हो, एक्चुअल में जो पर्टिकुलर वर्क करने के लिए जितना मूवमेंट की ज़रूरत है वही हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा और ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज है उनका भी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा, एफिशिएंसी आएगी, तो इससे क्या होगा, रिजल्ट्स बेटर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। इन दोनों में अब क्या डिफरेंस है, टाइम स्टडी में क्या आएगा, बेसिकली टाइम से रिलेटेड, ठीक है, कि हमने क्या है ऑब्जर्व करना है कि एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए कितना टाइम पीरियड लग रहा है बाय द वर्कर, ठीक है। एंड मोशन स्टडी में क्या आएगा, जो भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ या अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, ठीक है, विच आर डन बाय द वर्कर और द एम्प्लॉय, तो देन उस जगह को, उस पर्टिकुलर जो भी मूवमेंट्स है उनको क्या है रिड्यूस करना है, तो उसका मेनली फोकस रहता है मोशन स्टडी में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। Under this, time required for accomplishing any task is determined on the basis of scientific methods. Scientific methods के accordingly क्या है, कितना टाइम पीरियड लग रहा है एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उस चीज़ को देखा जाता है। उसके बाद इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू कैरी आउट मैक्सिमम प्रोडक्शन इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम, कितने कम से कम टाइम में जो है अच्छी प्रोडक्टिविटी निकल के आ रही है, मेन ऑब्जेक्टिव टाइम स्टडी का ये होता है। उसके बाद इट इंक्लूड्स प्रोसीजर रिलेटेड टू दी टाइम, टाइम से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी मेथड्स हैं, प्लस जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। तो ये है पॉइंट्स हमारे टाइम स्टडी से रिलेटेड। एंड देन है मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी में क्या आएगा, जो हमने अभी इसको रीड किया है, appropriate and least number of activities are required to be performed, ठीक है, कितनी कम एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर पा रहे हैं और अप्रोप्रिएट वे से कर पा रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस इनएफिशिएंट एक्टिविटीज़ इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो भी इनएफिशिएंट एक्टिविटीज़ हैं जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है या जो क्या है अननेसेसरी हैं, ठीक है, उनके बिना भी काम चल सकता है या सपोज रिस्की हैं, तो मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको इजी फॉर्म में लेके आए, इजी टू कैरी, मतलब वो जो एक्टिविटीज़ हैं इजी टू कैरी हो बाय दी वर्कर्स,
तो सो दैट जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, इट इंक्लूड द वर्किंग प्रोसीजर रिलेटेड टू दी एक्टिविटीज़। तो मोशन स्टडी में क्या आएगा, एक्टिविटीज़ को मेनली ध्यान में रखा जाता है और मूवमेंट्स को ध्यान में रखा जाता है। टाइम स्टडी में क्या आ जाता है, बेसिकली टाइम, ठीक है, टाइम को नोट किया जाता है कि कितने कम से कम टाइम में हम प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाता है हमारा सिक्स्थ पॉइंट, फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन में सपोज जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है ना, तो वहाँ पे वर्कर्स वर्क करते हैं, लिफ्टिंग भी करते हैं, हैवी वर्क भी करते हैं, ठीक है, या फिर लॉन्ग आवर्स के लिए वर्क करते हैं। तो कुछ टाइम पीरियड के बाद ना उनको थकावट महसूस होती है, तो उसके लिए क्या है, रेस्ट उनको दी जाती है। जैसे सपोज वर्कर्स जो हैं 2 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, ठीक है जी, उसके बाद क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है या काम में ध्यान नहीं लग रहा, तो क्या है, डिपार्टमेंटल हेड क्या करते हैं, 15 मिनट्स की उनको रेस्ट देते हैं, सो दैट कि उनकी बॉडी को भी थोड़ी रेस्ट मिल सके, ठीक है। और क्या है, रेस्ट के साथ क्या होगा कि दोबारा से फिर जब वो वर्क स्टार्ट करेंगे तो एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होने लग जाती है और इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर जो वर्कर्स हैं वो लॉन्ग आवर्स के लिए वर्क करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है जी, तो इसमें आपने कैसे लिखना है, इट इज़ कंसर्न विद द टाइम इंटरवल बिटवीन वेरियस रेस्ट ब्रेक्स गिवन टू एम्प्लॉयज ड्यूरिंग वर्क, ठीक है। ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एम्प्लॉयज को कितने टाइम के लिए रेस्ट दी जाती है या कितने टाइम्स रेस्ट दी जाती है, ठीक है। अगर वो क्या है 10 घंटे काम कर रहे हैं तो आफ्टर एवरी 2 आवर्स, ठीक है, उनको 15 मिनट्स की रेस्ट मिल रही है, या 3 आवर्स के बाद आधे घंटे की रेस्ट मिल रही है, ठीक है। तो रेस्ट क्या है, ज़रूरी है, नहीं तो क्या है, प्रोडक्टिविटी जो है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर सपोज एक बंदा लगातार अगर कोई काम कर रहा है और काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है, या सपोज उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लग रहा है, तो क्या है, उस पर्सन को 10 मिनट की या 15 मिनट की ब्रेक चाहिए, जिससे वो दोबारा रिफ्रेश हो जाता है। तो FW टेलर ने इसके ऊपर भी फोकस किया है कि अगर क्या है, हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, देखना है कि हमारे वर्कर्स कैसा काम कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी क्या निकल के आ रही है। तो अगर प्रोडक्टिविटी जो है वो डाउन जा रही है, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द वर्क क्या था, अच्छी थी लेकिन क्या है, मिड में आके या सपोज उस पर्टिकुलर प्रोसेस को करते हुए क्या है, जो प्रोडक्टिविटी है वो उसमें डाउनफॉल आया है, तो देन क्या है, उसी टाइम जो वर्कर है उसको रेस्ट देनी चाहिए, सो दैट कि दोबारा से वो रिफ्रेश होके काम को करना शुरू करे। काम में फिर क्या है, वेस्टेज भी नहीं होगी, गलती भी नहीं होगी कोई, ठीक है, अननेसेसरी कोई वर्क भी नहीं होगा। तो देन क्या है, प्रोडक्टिविटी आएगी और एग्जैक्टली टाइम पे जिस टाइम पीरियड तक क्या है आपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है वो भी हो जाएगा। तो आगे आपने क्या लिखना है, एन एम्प्लॉय इज रेगुलरली ऑब्जर्व्ड वाइल वर्किंग, ठीक है, जब वो काम कर रहा है तो उसको रेगुलरली ऑब्जर्व किया जाता है, एंड हिज प्रोडक्टिविटी इज नोटेड, प्रोडक्टिविटी भी नोट करी जाती है कि कितना टाइम लग रहा है उसको काम करने के लिए और कितनी प्रोडक्टिविटी निकल के आ रही है, ठीक है। वेन एवर हिज प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन और बिगिन्स टू डिक्लाइन, ठीक है, जब अगर प्रोडक्टिविटी क्या है स्टार्ट हो जाती है डिक्लाइन करना, मतलब वो काम करते करते थक रहा है, या उसका काम करने की मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो हो रही है, वो सर पकड़ के बैठ गया है, या सपोज हेड डाउन कर रहा है, या फिर थोड़ी देर के लिए खुद ही बैठ ही जा रहा है, मतलब उसको थकावट महसूस हो रही है, तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करके क्या है, उसको वहीं पे ही क्या है टाइम देना चाहिए रेस्ट करने का, कि वो थोड़ी टाइम रेस्ट करके दोबारा अपना काम शुरू करे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा फटीग स्टडी में, ठीक है जी। नेक्स्ट 7th पॉइंट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का क्या मतलब है कि डिफरेंट वेजेस जो है वो पे किए जाते हैं टू दी एम्प्लॉयज बाय द मैनेजर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ना 2 तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। एक तो वो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो मोटिवेटेड होते हैं, इनिशिएटिव के साथ वर्क करते हैं, कुछ एक एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनको धक्का दिला के क्या है स्टार्ट करना पड़ता है काम करने के लिए, और क्या है उनको बार बार बोलना पड़ता है कि भाई ये आपका पर्टिकुलर टास्क है, भाई इसको अचीव करना है, इसको वर्क करना है, तो बार बार उनको पुश किया जाता है, ठीक है। तो क्या है कि इस तरह के एम्प्लॉयज़ को फिर किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनको उनके डिफरेंशियल वेजेस देके। वो वेजेस किस तरह से होते हैं कि जैसे सपोज
प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रख के क्या है कि एक एम्प्लॉई ने कितना वर्क किया है, एक वर्कर ने अपनी प्रोडक्टिविटी कितनी निकाली पर्टिकुलर वर्क को लेके, पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेके, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या है उसको वेजेस दिए जाते हैं। जो तो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको क्या है हायर वेजेस दिए जाते हैं, जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको क्या है एज अ पनिशमेंट सो दैट कि वो भी अच्छा वर्क करें तो उनको क्या है लेस वेजेस जो है वो दिए जाते हैं, सो दैट वो भी क्या है थोड़े से ये सोचें कि भाई हमने भी आगे बढ़ना है, हमें भी हायर वेजेस जो है वो चाहिए। तो अगर क्या है कि वो उनका बिहेवियर जो है अगर इसी तरीके का रहेगा, वो काम नहीं करेंगे लेकिन उनको पे इक्वल मिलेगी, तो देन क्या है वो टेंशन नहीं लेंगे इस चीज़ की भी नहीं हमने भी काम करना है या नहीं। तो जस्ट क्या है सिर्फ इसी डिफरेंशियल पीस वेज के सिस्टम के अकॉर्डिंगली क्या है एम्प्लॉयज़ जो है वो थोड़े से मोटिवेट होते हैं, उनको भी ये पता चलता है कि नहीं भाई अगर हम भी काम करेंगे तो हमें भी हायर वेजेस जो है वो मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है डिफरेंट वेजेस गिवन टू एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, एज यूजुअल छोटा सा डायग्राम, ठीक है, जिसमें क्या है ये एफिशिएंट जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड दिखाया है और इनएफिशिएंट जो है वो नॉर्मली स्माइल नहीं कर रहा है, आराम से बैठा है। क्यों बैठा है ऐसे? क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है अच्छे से, ठीक है, तो उसको वेजेस भी नहीं मिले इसीलिए। तो देन हायर वेजेस के साथ क्या होगा कि जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड होएगा, मोटिवेशन के साथ काम करेगा, इनिशिएटिव लेगा, हर एक एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उनको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो दूसरी साइड जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है ये भी क्या है जब इसको ये हो जाएगा कि हाँ भाई मेरे को भी लेस वेजेस मिल रहे हैं, तो देन क्या है वो भी एफर्ट करना स्टार्ट कर देगा सो दैट कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है एक अच्छा प्लेस हासिल कर पाए और उसको भी वेजेस अच्छे मिले। क्योंकि कम वेजेस की वजह से क्या है वो भी क्या है एफर्ट करना स्टार्ट कर देगा कि भाई मैंने भी क्या है अच्छे वेजेस जो है वो लेने हैं। ठीक है, तो देन ये क्या है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है, एफडब्ल्यू टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है, जिससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन की वेलबींग, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। उसके बाद है हमारा 8th एंड द लास्ट टेक्निक मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है, आई थिंक इस चैप्टर में 3 से 4 बारी हमने ये वाला पॉइंट कर लिया है। तो मेंटल रेवोल्यूशन क्या है? चेंज इन एटीट्यूड। ठीक है, फ्रॉम बोथ दी साइड, जो मैनेजर साइड है प्लस एम्प्लॉय साइड है, दोनों की साइड से क्या है मेंटल रेवोल्यूशन लेके आना। ठीक है, उनके एटीट्यूड्स को चेंज करना। क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत तरह के एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, बहुत तरह के इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है जी, ह्यूमन बींग्स जो है वो काम करते हैं, हर एक का नज़रिया, हर एक का एटीट्यूड, हर एक का बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। बट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सबका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, सब में कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर क्या है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज जो है होनी चाहिए या फिर सपोज उसके जो रिजल्ट्स है वो फेवरेबल आने चाहिए, तो उसका कारण ये है कि जो मैनेजमेंट साइड है प्लस एम्प्लॉय साइड है, दोनों की थिंकिंग जो है वो मैच करनी चाहिए, दोनों में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, चेंज इन एटीट्यूड, ठीक है, नॉर्मल या फिर नेगेटिव एटीट्यूड से क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ आना। तो ये तभी पॉसिबल है अगर क्या है ऑर्गेनाइजेशन में जो है कुछ स्किल डेवलपमेंट फंक्शंस या सपोज कुछ ऐसे सेशंस जो है वो होने चाहिए और मैनेजमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज करने चाहिए, जिसमें क्या है कि एटीट्यूड से रिलेटेड जो है वो स्टोरीज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए, या सपोज कुछ ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज होने चाहिए जिनको सुन के क्या है हर एक के मन में क्या है पॉजिटिविटी आए, एक दूसरे की पोजीशन को समझने की अंडरस्टैंडेबिलिटी आए। ठीक है, तो जिससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल जो है, या हम ये कह सकते हैं कि उनका जो जर्नल इंटरेस्ट है, ठीक है, या एम्प्लॉयज़ का जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो जर्नल इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाए, और जर्नल इंटरेस्ट का जो रिजल्ट है फिर वो क्या है प्रॉफिटेबिलिटी के साथ निकल के आए। तो अब इसमें क्या है जो टेलर है वो क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं देयर इज ऑलवेज कन्फ्लिक्ट, डिफरेंसेस, कंपटीशन, डिसएग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड दी मैनेजर्स। मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, ठीक है, कंपटीशन भी, डिसएग्रीमेंट भी होते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैनेजर्स मतलब बोलते हैं लेकिन एम्प्लॉयज़ उनको नहीं समझते, मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। सपोज सम टाइम मैनेजर्स कुछ ऑर्डर करते हैं, एम्प्लॉयज़ उनको मानते नहीं हैं, ठीक है। सम टाइम क्या है
एम्प्लॉयज़ ये सोचते हैं कि मैनेजर्स क्या है उनको टू मच वर्क देते हैं और पे लेस देते हैं, और मैनेजर्स क्या सोच रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क हार्ड नहीं करते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। या सपोज अगर मैनेजर ने बोला है कि 1 घंटा या आधा घंटा आप थोड़ा और लगा लो ये पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए, तो एम्प्लॉयज़ जो है वो एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है, तो छुट्टी के टाइम पे उनको काम करने के लिए बोल दिया, ठीक है, या कुछ भी। तो ये क्या कारण है इसका? यही है कि दोनों में अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं है या अंडरस्टैंड नहीं करते पोजीशंस को, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एफडब्ल्यू टेलर ने बार बार इस पर इसीलिए फोकस किया है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी आप चाहते हो तो क्या है, दोनों साइड से क्या है, कॉपरेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर मैनेजर और एम्प्लॉय जो हैं, अगर दोनों में क्या है, पॉजिटिव नेचर जो है वो आ गया है, या उनका जो एटीट्यूड है दोनों का, ठीक है, आपस में क्या है, पॉजिटिव है, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी अच्छे से अचीव होंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आएंगे। तो इसीलिए इस पे फोकस किया है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू टेलर, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज शुड अडॉप्ट पॉजिटिव थिंकिंग, दे शुड अंडरस्टैंड ईच अदर्स पोजिशन, ठीक है। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि इट लीड्स टू द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हर एक एक्टिविटी, हर एक फंक्शन जो है वो प्रॉपर वे से परफॉर्म होगा, तो देन ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। तो यही एफडब्ल्यू टेलर कहना चाहते थे अपनी टेक्निक्स के द्वारा। लेक्चर को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हमने टॉपिक्स कवर करे हैं उनमें ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो प्लीज़ उनको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, उसकी डेफिनेशन प्लस उसका मीनिंग, ठीक है, वो चीज़। उसके बाद है फटीग स्टडी, मोशन स्टडी, ठीक है, वर्क स्टडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन जो हमने पहले किया था टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है। और एमसीक्यू के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है जो हमने आज तक के टॉपिक्स कवर करे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आप क्वेश्चन जो भी है वो पुट कर सकते हो, मैं आपको आंसर देने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, सो दैट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।